नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई जी की घटिया सोच 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमेश जी सुनीता जी से कहते, कर ही मैं निशा के घर जाऊंगा और विकास जी से कह दूंगा कि वह पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। सुनीता जी ने कहा, क्या पता ननंद जी और नंदोई जी पैसे देना भी चाहते हैं या नहीं, आज तो उन्होंने हमसे बात भी नहीं की। कर कोई दूसरा बहाना ना बनाते। तब रमेश जी गुस्से में कहते, तुम हर बार मेरी बहन के पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो? मैंने कहा है ना, वही पैसे दे देगी तो दे देगी, और कर जा रहा हूँ ना मैं निशा के घर, तो सब पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले तुम कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। कहकर रमेश जी अपने कमरे में चले जाते और सुनीता जी मन में सोचती, ऐसा मैं क्यों ना कहूँ, आपकी बहन के बारे में हर बार देखती हूँ किसी न किसी बहाने पैसे लेकर ही जाती है। दूसरे दिन रमेश जी निशा के घर जाने के लिए तैयार हो जाते और जब वह घर का दरवाज़ा खोलते तो देखते निशा विकास दोनों ही घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। दोनों को देखकर रमेश जी और सुनीता जी हैरान रह जाते। पल्लवी भी अपनी बुआ को देखकर खुश हो जाती। चाय नाश्ता और थोड़ी देर बात करने के बाद फिर निशा पल्लवी से कहती, पल्लवी बेटा तुम जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेलो। पल्लवी घर के बाहर अपनी सहेलियों के घर चली जाती और निशा और विकास रमेश जी से कहते हैं, भैया हम यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो भैया, निशा ने कहा, कर मैंने जो आपसे कहा उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण था, वरना मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भतीजी भी पढ़कर नाम कमाए, डॉक्टर बनेगी तो मेरा भी तो नाम रोशन होगा। मैं भी तो गर्व से कहूँगी कि मेरी भतीजी डॉक्टर है। और विकास जी कहते, भैया मैं जानता हूँ कि आप पल्लवी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है और हर माता पिता यही चाहते हैं। लेकिन भैया मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मैं अभी आपके पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ। 2 वर्ष पहले जब मैंने आपसे घर के लिए पैसे लिए थे तो उस वक्त मैंने सिर्फ आपसे ही नहीं और लोगों से भी पैसे लिए थे। आपने तो पैसे बिना ब्याज के दे दिए थे, लेकिन उन लोगों का तो मुझे ब्याज आज भी चुकाना ही पड़ता है। इसलिए ब्याज चुकाते चुकाते पता ही नहीं चला कि मैं कब कर्ज में डूबता गया। एक घर लेना ही मुझे बहुत भारी पड़ गया। सोचा कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, उल्टा सब गलत हो गया। सच में भैया, हमने उस वक्त घर लेकर गलती कर दी। तब रमेश जी ने कहा, विकास जी हमें नहीं पता था कि आपकी हालत इतनी बुरी है। रमेश जी को तो विकास और निशा की बातों पर विश्वास हो गया था, लेकिन सुनीता जी मन ही मन सोच रही थी, शायद इनका यही कोई नया नाटक होगा, हर बार ऐसा ही कोई बहाना कर कर पैसे नहीं देते हैं। तब विकास कहता है, लेकिन भैया हमारी वजह से हमारी बेटी की पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए। यही सुनकर तो सुनीता जी आश्चर्य में पड़ जाती। आखिर विकास जी क्या कह रहे हैं? और रमेश जी पूछते, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तब विकास ने कहा, भैया मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि अभी मैं आपके पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द घर बेचकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर तो रमेश जी और सुनीता जी दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते। घर बेचना? तब रमेश जी कहते, आप घर क्यों बेचेंगे, बड़ी मुश्किल से तो लिया है। विकास कहता, तो क्या करूं भैया, लोगों का कर्ज ही इतना है कि उतारते ही नहीं बन रहा है, और आपसे भी पैसे लिए हुए 2 वर्ष हो गए हैं। आखिर कब तक मैं आपसे नचली चुराऊं? कर जब आपने फ़ोन किया था तो मैं घर पर ही था, लेकिन मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए आपसे बात भी नहीं कर सका। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं घर बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा, और हमारी पल्लवी बेटी के लिए भी यही अच्छा होगा। आप उसे डॉक्टरी की पढ़ाई कराना चाहते हैं, उसमें तो बहुत खर्च होगा,
और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि आपकी तो अब नौकरी भी नहीं रही, तो आप उसका खर्च उठाने में अभी सक्षम भी नहीं होंगे। तो इससे अच्छा मैं घर बेच देता हूँ, इससे सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। तब रमेश जी कहते हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अपनी बेटी का भविष्य अच्छा बनाना चाहता हूँ, उसे पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी बहन का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी बहन भी मेरे लिए बेटी समान है और एक बेटी के अच्छे भविष्य के लिए मैं दूसरी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता। आपके पास जब पैसे हों जब आप देना, लेकिन आपको घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को घर से बेघर नहीं कर सकता। तब निशा कहती, लेकिन भैया पैसे नहीं होंगे तो आप पल्लवी को पढ़ाएंगे कैसे? और यह सही कह रहे हैं, हमें घर बेच देना चाहिए। तब रमेश जी ने कहा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब देख लूँगा, लेकिन अब तुम दोनों अपने दिमाग से घर बेचने की बात निकाल दो। तभी विकास कहता, भैया जैसा आप कहें, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा सकूँ। कहकर विकास और निशा रमेश और सुनीता से कहते, भैया बच्चे घर पर अकेले हैं, हमें अब घर जाना होगा। और निशा अपनी भाभी से कहती, भाभी मुझे माफ़ कर देना, यदि पैसे होते तो मैं जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौटा देती। तब सुनीता जी कहती, दीदी माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप पहले से ही कितनी परेशान हैं और आपने हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। और मैं यहाँ पर सोच रही थी कि आप हमारे पैसे ही लौटाना नहीं चाहती, जबकि आप पैसे लौटाने के लिए अपना घर भी बेचने को तैयार है। माफ़ तो आप मुझे कर दीजिए, मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा। तब निशा ने कहा, भाभी हम थोड़ी ना कुछ सोचते हैं, सोचने पर तो परिस्थितियाँ मजबूर कर देती हैं, वरना आपने और भैया ने कभी भी मुझे अपनी बेटी से कम थोड़ी ना समझाए। मैं तो भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे भैया भाभी मिले। कहते हुए निशा सुनीता के गले लग जाती। विकास और निशा तो वहाँ से चले जाते और सुनीता जी रमेश जी से कहती, अब सोचा है आगे क्या होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब रमेश जी ने कहा, जब कुछ भी समझ में ना आए तो कुछ ना करना ही अच्छा है। अब सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देते हैं, वही कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। इस बात को एक हफ्ता हो चुका था और एक हफ्ते में 10 बार पल्लवी अपने पापा से पूछ चुकी थी कि आप पापा मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाऊंगी, और हर बार रमेश जी ने अपनी बेटी को हाँ में ही जवाब दिया। तब सुनीता जी कहती, आप हर बार पल्लवी को हाँ में तो जवाब दे देते हैं, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि यह होगा कैसे। तब रमेश जी ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वही कोई ना कोई चमत्कार तो जरूर करेंगे। और चमत्कार हो चुका था। तभी रमेश जी के दोस्त विकास जी वहां आते और रमेश जी से कहते, रमेश रमेश सुन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रमेश जी ने कहा, क्या हुआ? विकास क्यों ऐसा गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? विकास जी ने कहा, खुशखबरी ऐसी है कि तू सुनेगा तो खुशी से उछल पड़ेगा। रमेश जी ने कहा, ऐसी खबर है तो जल्दी से सुनाओ। विकास जी कहते हैं, अरे रमेश, हमारी फैक्ट्री फिर से चालू हो रही है। हम जहाँ पर पहले काम करते थे ना, वही साहब फिर से फैक्ट्री खोल रहे हैं और पुराने मजदूरों को ही नौकरी पर रख रहे हैं। हमें हमारी नौकरी फिर से मिल रही है। ये सुनकर तो रमेश जी और सुनीता जी दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती। कहकर विकास जी वहाँ से चले जाते और रमेश जी सुनीता जी से कहते, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला सब देख लेगा। अब हमारी सारी परेशानियों का हल हो गया। सुनीता जी ने कहा, वही कैसे? अभी तो बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तब रमेश जी कहते, पुराने साहब आ गए हैं और उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। उन्होंने ही तो मुझे पहले निशा के घर के लिए पैसे लोन पर दिए थे, बेटी की पढ़ाई के लिए भी दे लूँगा। देखना वही मना नहीं करेंगे। काश ऐसा ही हो, सुनीता जी ने कहा। कुछ हफ्ते बाद फैक्ट्री में काम चालू हो जाता और रमेश जी नौकरी के लिए जाने लगते और फैक्ट्री के मालिक से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे भी ले लेते। पल्लवी बनने के लिए बाहर जा चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमेश जी सुनीता जी से कहते हैं, हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। भगवान करे मेरी बहन की खुशियाँ भी वापस आ जाएं। मेरे बहन और बहनोई कितनी परेशानी में हैं,
भगवान उन पर भी अपनी कृपा बरसा। तभी पास वाली मौसी जी आकर कहती, अरे रमेश, तू अपने बहन बहनोई की चिंता मत कर, उन पर तो भगवान कृपा भी बरसा रहा है और पैसे भी। तब रमेश ने कहा, मौसी जी आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मौसी जी कहती, रमेश, जब तुमने मुझे बताया कि निशा और विकास की हालत इतनी खराब है कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। और जब मैंने यह बात अपनी बेटी को बताई तो उसने मुझे बताया, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, निशा और विकास के पास तो बहुत पैसा है। अभी 1 महीने पहले ही तो उन्होंने एक नई कार ली है जिसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए होगी। और निशा तो हर महीने शॉपिंग पर ऐसे जाती है जैसे घर पर पैसों का पेड़ लगा हो। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी हालत खराब है। नहीं मौसी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, सुनीता जी ने मौसी जी से कहा। दीदी के पास इतने पैसे नहीं कि वह घर का खर्च सही से चला सके, और आप कह रही हैं कि वह इतना खर्च करती हैं। तब मौसी जी ने कहा, बेटा तेरी बात जब मैंने सुनी थी तो मुझे भी तेरी बातों पर विश्वास था, लेकिन जब मैंने कर अपनी बेटी से बात की तो सुनकर मेरे होश उड़ गए। और मैंने उससे पूछा, तुझे सब कैसे पता है? तो उसने मुझे बताया कि उसकी चचेरी ननद तुम्हारी निशा के घर के पास ही रहती है और उसने कुछ फोटो भी बेची हैं, तुम खुद ही देख लो। मौसी जी ने रमेश जी से कहा, बेटा तुमने तो अपनी छोटी बहन की हमेशा चिंता की, उसके भले के लिए ही सोचा, लेकिन जब तुम दोनों की हालत खराब थी तो वह वहाँ चैन की जिंदगी जी रही थी। तेरी नौकरी जाने के बाद भी उन्होंने नहीं पूछा भैया घर का खर्च कैसे चल रहा है, यदि कोई पैसों की ज़रूरत हो तो हम देते। लेकिन उन्होंने तो उड़ता तुझसे ही झूठ बोला कि उनके पास पैसे ही नहीं। यहाँ तक कि तेरी बेटी के पढ़ाने के लिए भी उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, जबकि वह तेरे 5 लाख रुपए लिए हुए हैं। और जब ज़रूरत पड़ने पर तूने उनसे 5 लाख रुपए मांगे तो झूठे आंसू दिखाकर कह दिया कि उनके पास तो पैसे ही नहीं, लेकिन सच तो यही है कि उनके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं। तेरे बहन बहनोई तो बहुत राजी निकले। तभी निशा का फ़ोन आया था और वही कहती, भैया मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, आपकी नौकरी फिर से लग गई और आपने पल्लवी को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज भी दिया। लेकिन भैया आपको लोन पर पैसे लेकर पल्लवी को पढ़ने के लिए नहीं भेजना था। तब रमेश जी ने कहा, बहन तुम इसकी चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारे लिए लोन ले सकता हूँ तो अपनी बेटी के लिए भी ले सकता हूँ। और हाँ, तुम्हें अपनी नई कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब निशा कहती, भैया वही तो। निशा आगे कुछ कहती उसके पहले ही रमेश जी फ़ोन काट चुके थे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।